बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास, जिसके 5 अध्याय हमने पूर्ण कर लिए और छठा अध्याय है आपके सामने पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जो प्रमुख स्थल रूप हैं वो। स्थल रूपों की बात करने से पहले हम देखेंगे कि बच्चों स्थल रूप क्या है और स्थल रूपों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों अध्याय 6 का पहला भाग, जिसमें पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूपों का बच्चों निर्माण की बात करें कि इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो हम देखते हैं कि इनका निर्माण दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। एक प्रक्रिया वह है जो पृथ्वी के भूगर्भ के अंतर्गत होती है, अर्थात आंतरिक प्रक्रिया, और वहीं दूसरी प्रक्रिया है बच्चों जो पृथ्वी के भूप्रपटी है उसके ऊपर होती है, अर्थात ये क्या है, बाह्य प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखेंगे बच्चों जो पूरा और पूरा नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, आंतरिक बलों के द्वारा होता है, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी का महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं देखेंगे बच्चों कि बाह्य प्रक्रिया अर्थात पृथ्वी की सतह के ऊपर होने वाली प्रक्रियाएं जिनसे इन स्थल रूपों को विभिन्न प्रकार से क्या है, प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, अपरदित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और दूसरे स्थान पर जाकर वो क्या कर देते हैं, अपना निक्षेपण कर देते हैं। तो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा बाह्य प्रक्रिया को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं उनका निर्माण हम देखें बच्चों कि दो प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के अंतर्गत भूकंप है, ज्वालामुखी है, वहीं बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है, अपरदन है और उनका निक्षेपण है। अब देखेंगे कि बच्चों ये विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं इनको कितने भागों में और किस किस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे वो है अपना पर्वत, इसके बाद पठार, इसके बाद मैदान। पर्वत, पठार और मैदान ये पृथ्वी के क्या है, स्थल रूप हैं। कई भाग हम देखते हैं कि पृथ्वी के अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं, कई नुकीले होते हैं ऊंचाई की दृष्टि से, और ऊंचाई वाले भाग में कई क्या होते हैं, सपाट होते हैं, और कई होते हैं संप्राय जिनमें ढाल क्या होता है, एकदम कम होता है, तो वो मैदान के नाम से जाने जाते हैं। तो इन सभी स्थल रूपों में किस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है और किस प्रकार से इनको परिभाषित किया गया है, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वहीं हम इसके बाद में देखेंगे कि जो ये स्थल रूप है इनका वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके जीवन शैली पर किस प्रकार से इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे हम पर्वत के बारे में, फिर पठार के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे मैदानों के बारे में, और सबसे अंत में देखेंगे कि इन जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनका वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मानव समुदाय है, उनकी जीवन शैली को किस प्रकार से प्रभावित और किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, वो सभी इस अध्याय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्वतों के बारे में। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई आसपास के धरातल से अत्यधिक होती है, अर्थात ये अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, और इनके जो शिखर वाला भाग है अर्थात ऊपरी भाग होता है ये क्या होता है, नुकीला होता है, और इनका आधार क्या होता है, अर्थात नीचे का जो हिस्सा है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। तो देखिए बच्चों कि ये पृथ्वी की सतह की जो प्राकृतिक ऊंचाई है, अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्राकृतिक ऊंचाई बोलेंगे। ये पृथ्वी की सतह की क्या है बच्चों, प्राकृतिक ऊंचाई है। इनका शिखर क्या होता है बच्चों, छोटा होता है और नुकीला होता है, तीखा होता है पर्वतों का शिखर। जिस प्रकार से आप इस फोटो में देखिए कि ये एक पर्वत है और उसका ये शिखर है, तो ये शिखर क्या है बच्चों, तीखे शिखर हैं, अर्थात पर्वतों के शिखर क्या होंगे, तीखे होंगे, और आसपास की जो सतह है उससे इनकी ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी। इनका आधार क्या होता है बच्चों, आधार इनका होता है चौड़ा, अर्थात पर्वतों का नीचे वाला हिस्सा जो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। आधार क्या होगा बच्चों, चौड़ा, और ये शिखर क्या होगा बच्चों, ये क्या होता है, नुकीला होता है। बच्चों ये अंतर ध्यान रखना क्योंकि ये अंतर अपने को पर्वत और पठार में अंतर करवाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अर्थात पर्वत क्या है, शिखर से नुकीले होते हैं और आधार इनका क्या होता है, चौड़ा होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तो बच्चों हमने इसके पहले वाले अध्याय में देखा था
कि जिस प्रकार से वायुमंडल में नीचे से अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है बच्चों, गिरावट आती है। और गिरावट आने से जो पर्वतों की जलवायु है अर्थात पर्वतों का जो ऊपरी भाग है वो क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे पर्वत में ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान कम होने के कारण क्या होता है, पर्वतों के ऊपरी भाग ठंडी जलवायु वाले होते हैं। कुछ पर्वतों पर न्यून तापमान के कारण क्या हो जाता है, नदियां जम जाती है। कुछ पर्वत बच्चों ऐसे होते हैं जहां पर तापमान क्या होता है, अत्यधिक न्यून हो जाता है, 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तापमान। वहां पर जो नदियां चलती है वो क्या करती है, बर्फ के रूप में जम जाती है। और बर्फ के रूप में जो ये नदियां जम जाती है इनको हम बोलते हैं बच्चों हिमानी। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि हिमानी से आप क्या समझते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें अत्यधिक न्यून तापमान के कारण नदियों का जो पानी है वो बर्फ के रूप में जम जाता है, वही क्या कहलाता है बच्चों, हिमानी कहलाता है। अब देखते हैं कि पर्वतों की जलवायु क्या है बच्चों, कठोर जलवायु है। पठार और मैदान की तुलना में पर्वतों की जलवायु अत्यधिक कठोर होती है। इनके ढाल क्या होते हैं, खड़े, अर्थात इनके ढाल की जो ढलाई होती है अर्थात उनका जो कोण होता है वो क्या होता है, अत्यधिक होता है, जिस कारण इनका ढाल क्या होता है, खड़ा होता है। और खड़े ढाल और कठोर जलवायु इनके कारण क्या रहता है कि कृषि भूमि की यहाँ पर क्या रहती है बच्चों, कमी रहती है और यहाँ बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। अर्थात मानव समुदाय के रहने या निवास करने के लिए यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ उतनी मात्रा में विद्वान नहीं रहती जितनी पठार और मैदानों में रहती है। इसलिए ये क्या है कि मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ जलवायु क्या है, कठोर, ढाल इनके होते हैं खड़े, और कृषि योग्य भूमि की इस कारण क्या हो जाती है, कमी। और इन सभी तत्वों के कारण क्या रहता है बच्चों कि जो अपने पर्वतों में है लोग क्या रहते हैं, कम मात्रा में निवास करते हैं। यदि पर्वत एक रेखा श्रृंखला के क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो इनको पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। बच्चों यदि पर्वत कुछ इस प्रकार से एक श्रृंखला के रूप में होंगे, एक रेखा श्रृंखला के रूप में, तो इनको क्या बोलेंगे, पर्वतों की श्रृंखला बोलेंगे। और ये सैकड़ों किलोमीटर से हजारों किलोमीटर के बीच में और एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर रहती है। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, पर्वत श्रृंखला। जब पर विभिन्न प्रकार के पर्वत क्या होते हैं, एक रेखा के रूप में, श्रृंखला के रूप में क्या रहते हैं, समांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, तो इसको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है हिमालय की पर्वत श्रृंखला जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ये यूरोप महाद्वीप में है। वहीं एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो आती है अपनी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। तो ये विश्व की जो है प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनका आप उदाहरण दे सकते हैं, हिमालय, एंडीज और आल्प्स। वहीं देखेंगे कि जो पर्वत हैं इनके कितने प्रकार होते हैं, अर्थात ये पर्वत जो निर्माण की दृष्टि से इनको विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है और इनका निर्माण किस किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है उसी प्रक्रिया के आधार पर इनका क्या कर दिया है, नामकरण कर दिया है। तो पहले प्रकार में हम देखेंगे कि बच्चों वो है अपना वलित पर्वत, उसके बाद में देखेंगे बृहस्पति पर्वत, और अंत में देखेंगे कि जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं ये क्या होते हैं और ये किस प्रकार से अपने को दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वलित पर्वतों के बारे में। वलित पर्वत बच्चों कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जैसे पृथ्वी की जब पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें दो प्लेट आमने सामने से आपस में टकराती है तो उस समय पर्वतों का निर्माण होता है। तो एक ये प्लेट इस इधर से दबाव दे रही है और दूसरी प्लेट इधर से दबाव दे रही है। तो इधर दबाव देने की प्रक्रिया में बच्चों ये कुछ इस प्रकार से इनका क्रम वलन के रूप में इनका निर्माण यूं हो जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, अपने वलित पर्वत कहलाएंगे। और ये वलित पर्वत एक श्रृंखला के रूप में अवस्थित होते हैं। ये मुख्य प्लेट है और इस प्लेट के द्वारा सामने वाली प्लेट के ऊपर भार देने के कारण ये क्या हो जाते हैं, पर्वतों में बैंड पड़ जाते हैं। और इन बैंड पड़ने से बच्चों क्या होता है कि ये वलन के नुमा आकृति में अवस्थित हो जाते हैं और ये वलित पर्वत कहलाते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि वलन की क्रिया के फलस्वरूप जिन पर्वतों को निर्माण होता है उन्हें क्या कहेंगे, वलित पर्वत कहेंगे। और विश्व की जो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है बच्चों, अरावली पर्वत श्रृंखला है। और अरावली पर्वत श्रृंखला अपरदन की प्रक्रिया के कारण वर्तमान में ये क्या है, अत्यधिक घिस गई है।
यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, तो अपने को उत्तर देना है उसका अरावली पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की क्या है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। और वो कहां पर स्थित है बच्चों? भारत देश के अंदर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रृंखला है। इसके अन्य उदाहरणों में देखेंगे कि हिमालय भी है, लेकिन हिमालय प्राचीन नहीं है बच्चों। हिमालय क्या है? एक युवा पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स है, अपलेशियन है। आल्प्स से वही बात करेंगे तो यूरोप में, अपलेशियन की बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और ये अन्य उदाहरण भी किसके हैं बच्चों? वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। वही बात करेंगे अरावली की, तो अरावली क्या है? सबसे प्राचीनतम। और ये क्या है? हिमालय और युवा पर्वत श्रृंखला है जो वलित प्रकार के हैं। अब देखेंगे बच्चों, ब्रंसोत पर्वत किसे कहते हैं? इनको आप इंग्लिश में देखिए, ये टर्म आती है इसके लिए, ब्लॉक माउंटेन। एक ब्लॉक के रूप में इनका निर्माण होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका डायग्राम देखिए कि इसमें एक भाग होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है, और वहीं एक भाग होता है वो या तो अपनी जगह पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और या अपनी जगह से क्या रह जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। वहीं दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दोनों आसपास की सतह से क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये वाला भाग नीचे चला गया और ये वाला भाग एक जो है वो ऊपर उठा हुआ है। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो एक ब्लॉक के नुमा ये भूमि का एक खंड है, ये क्या रह गया, अपना जमीन के ऊपर क्या है, खड़ा है। तो इस प्रकार और इस प्रक्रिया के द्वारा जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको ब्लॉक पर्वत या ब्रंसोत पर्वत कहते हैं। देखिए बच्चों, जब एक बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। ऊर्ध्वाधर रूप से टूट रहा है तो बच्चों देखिए कि ये जो भाग है, इसके बीच वाला भाग ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर धंस गया, और नीचे की ओर धंसने के कारण इस जिस प्रकार से ये इन पर्वतों का निर्माण होगा वो कौन से होंगे, ब्लॉक माउंटेन होंगे। इसमें ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा, उत्खंड। ये वाला भाग आप देखेंगे कि ये होस्ट कहलाता है, और जो नीचे दब गया भाग वो क्या कहलाता है, ग्रेबेन, या फिर कहलाएगा द्रोणिका भ्रंश। इसमें भ्रंश का निर्माण होता है जिसको क्या बोलेंगे, द्रोणिका भ्रंश। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, वो कहलाएगा होस्ट, और नीचे दबा हुआ जो भाग है वो कहलाएगा अपना ग्रेबेन या फिर द्रोणिका भ्रंश। यूरोप की जो राइन घाटी है, राइन नदी घाटी और वोसेज पर्वत, ये ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण हैं। पूछा जा सकता है कि ब्लॉक पर्वतों के विश्व में कौन से उदाहरण हैं, तो अपने को बताना है कि जो यूरोप की राइन नदी घाटी है और जर्मनी का जो वोसेज पर्वत है, ये किसके उदाहरण है बच्चों, ब्रंसोत पर्वत अथवा ब्लॉक माउंटेन के बेस्ट उदाहरण हैं। अब बात करेंगे तीसरे प्रकार के जो पर्वत हैं, वो हैं अपने सामने बच्चों ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कुछ इस प्रकार से हैं जिन पर्वतों का निर्माण बच्चों ज्वालामुखी अर्थात जो पृथ्वी के अंदर से एक राख और मैग्मा लावा इनका जो मिश्रण निकलता है, जिनसे एक पर्वतों का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं, अपने ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। और अफ्रीका का एक माउंट किलिमंजारो है, और जापान का फ्यूजियामा पर्वत और अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत, ये किसके उदाहरण है बच्चों, ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है, अथवा माउंट फ्यूजियामा जो है, फ्यूजियामा पर्वत है, वो किस देश के अंदर स्थित है और किस प्रकार का पर्वत है। तो आप बता सकते हैं कि ये जापान के अंदर स्थित है फ्यूजियामा, और ये ज्वालामुखी पर्वतों का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब देखते हैं कि बच्चों पर्वतों के जो प्रकार देखे हमने और पर्वतों को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पर्वत हैं ये मानव समुदाय अथवा लोगों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, इनमें कितने कितने और किस मात्रा में संसाधन हो सकते हैं जो मानव समुदाय के उपयोग में आ सकते हैं। तो देखेंगे कि पर्वतों में अधिकांश नदियों का क्या होता है, स्रोत होता है। जो पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं कि इनके अंदर जल का बहुत बड़ा भंडार होता है, और इनसे वर्ष भर नदियों के रूप में ये जल निकलता रहता है। तो अधिकांश नदियों का स्रोत हिमानी के रूप में इनमें क्या रहता है, जमा हुआ रहता है, और इससे क्या रहता है, वर्ष भर उन नदियों के अंदर जल की आपूर्ति होती रहती है।
इन नदियों के अंदर बच्चों क्या रहता है कि वर्ष भर जल की आपूर्ति होती रहती है और ये वर्षा के कारण प्रभावित नहीं होती, अर्थात जिस समय वर्षा नहीं होती ग्रीष्म ऋतु में, उस समय भी इन नदियों में जल की मात्रा बराबर अर्थात इक्वली प्रोवाइड होती रहती है। और किन के द्वारा? पर्वतों के द्वारा। और जो हिमानी होती है वो धीरे धीरे पिघल पिघल के क्या कहती है, इनमें जल की आपूर्ति बढ़ाती रहती है। इस प्रकार से इन नदियों में कभी भी जल का स्तर क्या रहता है, कम नहीं होता है। ये सदावाहिनी नदियां कहलाती है जो वर्ष भर क्या रहती है, चलती रहती है। पर्वतों के जल का उपयोग विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। कृषि के लिए जो सिंचाई का जल है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इस जल से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। अधिकांश जल क्या होता है बच्चों, पर्वतों में अधिक ऊंचाई से गिरता है और जिससे क्या होता है, बिजली का उत्पादन टरबाइन चलाकर किया जाता है। नदी घाटियां और जो वेदिकाएं होती है बच्चों, जो पर्वतों की नदी घाटियां और वेदिकाएं होती है, ये कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, क्योंकि जो इनकी जो बच्चों भूमि होती है, इनकी भूमि कैसी रहती है, नदियां चलने के कारण जलोढ़ भूमि अथवा मृदा होती है और जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक क्या रहती है बच्चों, उपजाऊ होती है। तो इससे कृषि का उत्पादन क्या होगा, अधिक से अधिक उत्पादन होगा। इसमें जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती है और ये जीव जंतु और वनस्पतियां जैव विविधता को बढ़ाने का काम करती है और इनसे मानव समुदाय के विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। जैसे इनसे ईंधन प्राप्त होता है, चारा प्राप्त होता है, पर्वतों में लोगों को रहने का आश्रय, गोंद, रेजिन इत्यादि प्रकार के जो प्राकृतिक उत्पाद हैं ये हमें कहाँ से मिलेंगे बच्चों, पर्वतों से मिलेंगे। और ये पर्वतों के उपयोग है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्वतों के विभिन्न उपयोग लिखिए, तो ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पर्वत क्या है, प्राकृतिक सुंदरता के धनी होते हैं। पर्वत पर्यटकों के लिए आकर्षण के मुख्य केंद्र भी होते हैं। जिस प्रकार से पर्वतों में प्राकृतिक सुंदरता को पर्यटक देख सकते हैं, वो प्राकृतिक सुंदरता अन्य स्थानों पर नहीं मिलती, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से ये क्या होते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो खेल गतिविधियां होती है वो भी करवाई जाती है, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग इत्यादि प्रकार की जो अत्यधिक और रिस्क की गतिविधियां होती है वो कहाँ करवाई जाती है बच्चों, पर्वतों के अंदर करवाई जाती है। अब बात करेंगे पर्वत के बाद में पठार के बारे में। पर्वत के हमने देखा पर्वत में कि पर्वत का शिखर नुकीला होता है, आधार इसका चौड़ा होता है। वहीं पठार की बात करेंगे तो बच्चों हम देखेंगे कि पठार सामान्य भूमि से तो अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है। वो पर्वतों की भी विशेषता है कि जो सामान्य भूमि है उससे उनकी ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन पर्वत और पठार के बीच में एक मुख्य अंतर यह होती है कि पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है नुकीला होता है, वहीं पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, समतल अथवा सपाट होता है। अपने आसपास की भूमि से ऊपर उठी हुई और ऊपर से क्या कहलाती है, सपाट भूमि पठार कहलाती है। ये पर्वत और पठार के बीच में जो मुख्य अंतर है वो बच्चों यही है कि पठार का जो ऊपरी भाग या ऊपरी भूमि है वो क्या होती है, सपाट होती है, इसलिए वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। अगर ये नुकीली होगी तो क्या कहलाएगी बच्चों, पर्वत कहलाएगी। पर्वत के किनारों के ढाल क्या होते हैं, खड़े होते हैं। वो पठार की भी विशेषता है और पर्वत की भी विशेषता है। इनकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक हो सकती है। ये अत्यधिक ऊंचाई पे भी हो सकते हैं और कम ऊंचाई पे भी हो सकते हैं। ये पठार क्या करते हैं बच्चों, पर्वतों की तरह प्राचीन और नए हो सकते हैं। इन पठारों का निर्माण भी एक काल अनुक्रम के अनुसार से होता है। जो सबसे पहले बना है वो प्राचीनतम पठार कहलाएगा और जो नए बने हैं वो क्या कहलाएंगे, युवा पठार कहलाएंगे। भारत में जो दक्कन का पठार है, अर्थात भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार का एक मुख्य हिस्सा है दक्कन का पठार, वो क्या है, एक प्राचीनतम पठार का उदाहरण है। भारत का जो पठार है वो क्या है बच्चों, प्राचीनतम पठार है। पठार में आप देखेंगे कि ये जो है इसके ऊपर की भूमि ये क्या कहलाएगी, पठार का ऊपरी भाग है ये क्या होता है बच्चों, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा सपाट। और ये जो आसपास की जो भूमि है उससे इनका डाल क्या है, खड़े डाल है और ये क्या कहलाएंगे बच्चों, पठार कहलाएंगे। ये जो है सामान्य भूमि है नीचे की होती है ना, वो सामान्य भूमि, और इस सामान्य भूमि से अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं, इनके ढाल खड़े होते हैं और ऊपरी भाग ये क्या होता है बच्चों, इनका
सपाट होता है तो वो क्या कहलाएंगे, पठार कहलाएंगे। और भारत का जो पठार है, दक्कन का पठार, वो क्या है, प्राचीनतम पठार का उदाहरण है। वहीं बात करेंगे बच्चों की जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है, वो पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। और इसकी ऊंचाई मध्य समुद्र स्थल से 4000 से 6000 मीटर तक देखी जा सकती है। यदि बात करें बच्चों विश्व के सबसे ऊंचे पठार की, तो वो है अपने सामने तिब्बत का पठार। अब जिस प्रकार से पर्वत मानव समुदाय के लिए किस प्रकार से उपयोगी थे, उसी प्रकार से हर एक जो स्थल रूप है वो मानव समुदाय के रूप में अलग अलग प्रकार से उपयोगी है। और खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण पठार हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी होते हैं। पठारों का निर्माण बच्चों ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, अधिकांश पठार ज्वालामुखी से बनते हैं। और इस ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इनमें क्या होता है, खनिज संसाधन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज संसाधनों में हम देखेंगे कि लोहा है, कोयला है, हीरा है, इस प्रकार से जो सोना है, ये अत्यधिक जो उपयोगी खनिज होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, पठारी भागों में मिलते हैं। और इसी कारण क्या है, विश्व के जो अधिकांश खनन के क्षेत्र हैं वो पठारी भागों में ही स्थित है। अफ्रीका का पठार बच्चों सोने और हीरे के खनन के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है वो सोना उत्पादन और हीरा उत्पादन में विश्व में सबसे टॉप स्थिति रखता है। वहीं भारत के छोटा नागपुर के पठार की बात की जाए, भारत में छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, झारखंड का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का थोड़ा बहुत हिस्सा, इन हिस्सों में क्या है, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। और इस पठार से हमें कोयला, लोहा, मैग्नीज, इनके बहुत बड़े बड़े भंडार हमको उत्पादित करने को मिलते हैं छोटा नागपुर के पठार में। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बच्चों जो पठार होते हैं वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या होते हैं, अत्यधिक धनी होते हैं। जिसमें अफ्रीका का जो पठार है वो सोने और हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जो भारत के छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो वो क्या है, लोहे, कोयले और मैंगनीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखेंगे कि पठारी भागों की ऊंचाई होती है, इस कारण यहाँ अनेक नदियां क्या बनाती है बच्चों, जल प्रपात बनाती है, जिसको वाटरफॉल बोला जाता है। जल प्रपात से तात्पर्य बच्चों कि एक नदी के द्वारा अधिक ऊंचाई से अपने जल को नीचे की ओर गिराना, वो क्या कहलाता है, जल प्रपात कहलाता है। और इनसे बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो सबसे जो प्रसिद्ध जल प्रपात है वो बात करें कि स्वर्ण रेखा नदी पर है, और उसका नाम है हुंडरू जल प्रपात। जो छोटा नागपुर के पठार से बहने वाली नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, और इस नदी के ऊपर जल प्रपात है बच्चों, कौन सा, हुंडरू जल प्रपात। वहीं दूसरे जल प्रपात की बात करें तो वो है अपना शरावती नदी पर, कर्नाटक में, कर्नाटक के जो पठार है उसके ऊपर स्थित है, और उसका नाम है जोग जल प्रपात। आपसे पूछा जा सकता है कि जोग जल प्रपात कौन सी नदी पर और कौन से पठार में स्थित है, तो आप बताएंगे कि जो जोग जल प्रपात है वो कर्नाटक के पठार पर शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है। वहीं हुंडरू जल प्रपात की बात की जाए तो छोटा नागपुर के पठार में स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा बनाया जाता है हुंडरू जल प्रपात। पठारी भागों में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है बच्चों। जब भी ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जिस पठार का निर्माण होगा, उस पठार में कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, उस पठार के अंदर काली मिट्टी की प्रचुरता अत्यधिक मात्रा में रहेगी। और काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में क्या रहती है, उपजाऊ रहती है। और जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत अत्यधिक उपजाऊ रहती है। तो देखेंगे कि पठारी भागों में काली मिट्टी की प्रचुरता के कारण ये क्या है, अत्यधिक उपजाऊ और कपास की कृषि के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और कई पठारी बाग पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यधिक आकर्षण के केंद्र होते हैं। बच्चों पृथ्वी का चाहे कोई सा भी स्थल रूप हो, चाहे पर्वत देखोगे आप, पठार देखोगे, चाहे आप मैदान देखोगे, तो ये पर्यटन की दृष्टि से अपने आप में सभी अपना अपना अद्भुत महत्व रखते हैं। तो इस पॉइंट को आप कभी भी नजरअंदाज न करें। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग भूमिका रखते हैं, और सभी स्थल रूप पर्यटकों को अलग अलग मात्रा में क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ पठारी भागों की खूबसूरती के लिए, कहीं मैदानी भागों की खूबसूरती के लिए, कहीं प्राकृतिक सुंदरता और पर्वतीय क्षेत्रों की खूबसूरती के लिए अलग अलग ये महत्वपूर्ण और अलग अलग पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब बात करेंगे पृथ्वी के जो तीसरा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल रूप है, वो है बच्चों मैदान।
मैदान क्या होते हैं बच्चों, जो समुद्र औसत समुद्र तल है उससे क्या होते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर नहीं होते हैं, और इनकी जो औसत समुद्र तल है उससे अत्यधिक ऊंचाई कितनी हो सकती है, लगभग 200 मीटर हो सकती है, और उससे अधिक नहीं हो सकती। तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, और ये सामान्यतः क्या होते हैं, औसत समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। मैदान क्या होते हैं बच्चों, जो समुद्र का औसत तल है उससे अधिक ऊंचाई पर नहीं होते हैं, और इनका तल क्या होता है, बिल्कुल समतल और सपाट होता है। अधिकांश मैदानों का निर्माण नदियों और सहायक नदियों के द्वारा होता है। ये नदियां क्या करती है, जब बच्चों पर्वतों के ऊपरी भागों से निकलती है तो अपरदन के द्वारा पत्थरों को, टुकड़ों को और छोटे छोटे कणों को क्या करती है, मैदानी भागों में और नदी घाटियों में लाके यहाँ पर निक्षेपित करती रहती है। और ये जो पत्थर, बालू और सिल्ट के जो टुकड़े होते हैं, इनको यहाँ पर लाकर निक्षेपित करने से इन निक्षेपों से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आप बता सकते हैं कि पर्वतीय भागों से जब नदियाँ अपने साथ में रेत, सिल्ट और बालू को लेकर निकलती है और उन पदार्थों को क्या करती है, मैदानी भागों में अथवा नदी घाटियों में लाकर निक्षेपित करती है, तो उन निक्षेपों के द्वारा जिस स्थल रूप का निर्माण होगा वो अपना क्या कहलाएगा, मैदान कहलाएगा। और मैदानों में नदियों के द्वारा लाई गई क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप होते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ होते हैं और कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और उपजाऊ होने से बच्चों यहाँ पर खाद्य पदार्थों का क्या होगा, उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। अनाज का उत्पादन, धान का उत्पादन, इन सभी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होने से यहाँ पर जनसंख्या भी क्या रहती है, अधिक संख्या में रहती है। और अधिक संख्या में रहती है इसीलिए क्या होता है बच्चों, कि जो मैदानी भाग होते हैं उनका जनसंख्या घनत्व अन्य स्थल रूपों की अपेक्षा हमेशा और हमेशा क्या रहता है, उच्च रहता है। ये आप देख सकते हैं कि ये स्थलाकृति है और ये है मैदान की स्थलाकृति, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कहीं पे भी अत्यधिक मात्रा में कोई ढलान आपको नहीं दिख रहा है, और बिल्कुल समतल भूमि है, वो क्या है, अपना मैदान है। सामान्यतः मैदान क्या होता है बच्चों, अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ परिवहन के साधनों का विकास करना आसान होता है, और इसलिए ये क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। मैदानों में बच्चों परिवहन के साधनों का, सड़कें बनाने का, रेल की पटरियां बिछाने का, किसी भी प्रकार का संकट अपने सामने उपलब्ध नहीं रहता है। तो इसलिए क्या रहता है, यहाँ पर इनको बनाना आसान होता है और अत्यधिक मात्रा में कृषि का उत्पादन, फसलों का उत्पादन होता है। इससे यहाँ पर जनसंख्या क्या रहती है, हमेशा और हमेशा अधिक रहती है, और इससे जनसंख्या घनत्व भी मैदानों में क्या मिलता है, अधिक मिलता है। नदियों के द्वारा बनाए गए बड़े मैदान कौन से बच्चों, भारत में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो सबसे बड़ा मैदान है। और भारत में यदि बात की जाए जनसंख्या घनत्व की, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के अर्थात उत्तरी भारत के विशाल मैदान में ही सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व। और चीन में बात करें तो यांगटीसी नदी के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है वो चीन का सबसे महत्वपूर्ण मैदान है, और इसके अन्य मैदानों में यांगटीसिकियांग और हांगो नदी का मैदान भी महत्वपूर्ण है। समतल भूमि की उपलब्धता और ढाल की कमी के कारण क्या होता है, मैदानों में मकानों को बनाना और खेती के लिए समतल भूमि की उपलब्धता रहती है, और इससे मनुष्यों के रहने के लिए जो सबसे उपयोगी होते हैं, और इसी कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बच्चों क्या है, अधिक देखने को मिलता है। और भारत में जो गंगा का मैदानी भाग है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, कौन सा बच्चों, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है वो। अब देखेंगे बच्चों कि जो हमने विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं उनका अध्ययन किया, पर्वतों के बारे में पढ़े, पठारों के बारे में पढ़े और मैदानों के बारे में पढ़े। अब ये विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं ये मानव समुदाय को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, इनके बारे में हम देखेंगे कि जो स्थल रूपों की ये विभिन्नता है उसके अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। स्थल रूप जिस प्रकार से अवस्थित है, जैसे पर्वत है या पठार है, उनकी जीवन शैली क्या है, मैदानों के अपेक्षा क्या है, कठोर है। कठोर है तो वहाँ मानव क्या करेगा, कम संख्या में रहेगा, और उसके उद्योग धंधे मैदानों के अपेक्षा क्या होंगे, अलग होंगे। वहाँ परिवहन के साधन अलग प्रकार के होंगे, कम विकसित होंगे। तो ये जो विभिन्न स्थल रूप है इनकी जटिलताएं मानव को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसी प्रकार से मानव अपना जीवन यापन करेगा। मैदानी भागों का जो जीवन है वो पर्वतीय क्षेत्रों के जीवन की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में सरल होता है। क्योंकि बच्चों मैदान क्या होते हैं, सरल होते हैं, समतल होते हैं,
और पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल अधिक होता है, इसलिए वहाँ सड़कें बनाना, घर बनाना, कृषि करना, ये सभी जीवन की जो आवश्यक क्रियाएं वो आसान नहीं होती है। और ये मैदानों में क्या होती है, अत्यधिक आसान होती है। इसलिए यहाँ पर जीवन क्या है बच्चों, पठारी और पहाड़ी भागों की तुलना में क्या है, अत्यधिक सरल होता है। मैदानों में फसलों को उगाना, सड़कों को बनाना, घरों को बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। ये आप देख लिए बच्चों कि जो पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं, ऊपर से क्या होता है, नुकीले होते हैं, जिनके ढाल खड़े होते हैं, इसलिए कृषि के लिए जमीन क्या रहती है, कम उपलब्ध रहती है। इसलिए वहाँ फसलें उगाना, सड़कें, घर ये बनाना, ये क्या रहता है अपने लिए कठोर जलवायु और कठोर परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले ये क्या है, कारक होते हैं। इसलिए पर्वतों में क्या रहते हैं, कम लोग रहते हैं और मैदानों में अधिक लोग रहते हैं। अब हम देखेंगे कि बच्चों किस प्रकार से विभिन्न स्थल रूपों में मानव अपना जीवन यापन करता है, उसको कुछ विशेष जो है अपने सामने डायग्राम है उनके द्वारा। अब ये डायग्राम आपको दिख रहा है बच्चों, जिसमें आप देखेंगे कि एक मरुस्थल का डायग्राम दिख रहा है आपको। और इस मरुस्थल में आप देखेंगे जो रेत के टीले हैं ये दिख रहे हैं, और इस प्रकार से ये औरतें इधर पानी के लिए अत्यधिक दूरी पर जाती है घड़े लेके, और ऊंटों के द्वारा इनमें परिवहन को साधन के रूप में अपनाया जाता है। अर्थात यहाँ पर परिवहन का साधन क्या है बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है, ऊंट ही परिवहन के साधन के रूप में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरे डायग्राम में देखेंगे आप समुद्र के तट पर, जिसको सागर का तट बोला जाता है, ये इस प्रकार से इसमें नाव और हैं, इस प्रकार से इनमें परिवहन के साधन अलग रूपों में होंगे। वहीं इसमें देखेंगे तो ये रिवर राफ्टिंग का एक डायग्राम है, जिसमें नदी के अंदर खेल की गतिविधियां करवाई जा रही है। वहीं इसमें देखेंगे, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि बच्चों जो छोटे छोटे घर हैं वो घास फूस और लकड़ियों से बनाए हुए हैं। वहीं इसमें क्या देखेंगे, जो पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में ये विभिन्न प्रकार के घर हैं जो अलग अलग स्लोप में अवस्थित हैं, और ये क्या है, पक्के मकान है। और वहीं इस डायग्राम में देखा 4 नंबर में, तो हमने देखा कि ये क्या है, घास फूस और लकड़ियों से बने हुए कच्चे मकान है, और इसमें वो मकान क्या है, पक्के मकान है और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर अवस्थित है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, इसमें जो पर्वतीय और पहाड़ी भाग है उसमें कृषि के लिए जो क्रियाएं की जा रही है उनको दिखाया गया है कि कृषि यहाँ पर मैदानी भागों की तुलना में इतनी आसान नहीं है। ये डायग्राम भी पर्वतीय क्षेत्रों का है, जिसमें आप घरों को और कृषि है जो सीढ़ी नुमा है वो आप देख सकते हैं, इसमें सीढ़ी नुमा खेती दर्शाई जा रही है। वहीं इसमें देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में पशु है वो चर रहे हैं, कुछ भेड़ और बकरियां दिख रही है, ये भी क्या होते हैं, कम मात्रा में वहां पर होते हैं। ये डायग्राम भी नदी के अंदर रिवर राफ्टिंग और जल की जो गतिविधियां होती है उससे संबंधित है। वहीं इस डायग्राम को देखोगे तो आप बच्चों देखेंगे कि सड़क के ऊपर क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, और बर्फ को हटा हटा कर यहाँ पर परिवहन के साधनों को वापस सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। तो बच्चों इन सभी डायग्राम के अंदर देखा हमने कि जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के स्थल रूप है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, चाहे मैदान हो, इन सभी के अंदर जीवन की अलग अलग जीवन यापन के लिए अनुकूल और विपरीत परिस्थितियां विद्यमान रहती है, और उसी के अंदर क्या रहता है, मानव अपना सामंजस्य बिठाता है। तो बच्चों ये भाग यहीं पे समाप्त होता है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।